बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज फिर एक दफ़ा बात होगी पाकिस्तान की और पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हिंदुस्तान की। हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके हवाले से बहुत सारी बातें हम लोग करते रहते हैं। अब भी डेवलपमेंट्स मुख्तलिफ चीज़ें होती रहती हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि यार वहाँ के जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे उनको बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकें। आज भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक ब्लास्फेमी का इशू है जिसका शिकार बहुत सारे लोग हुए हैं जब से ये लॉ बना है जनरल ज़िया की हुकूमत से और अभी तक 2021 तक। और मैं कहूँगा कि बहुत सारे बेगुनाह लोग इसके शिकंजे में मैं कहूँगा आए हैं और मिसयूज ऑफ दिस ब्लास्फेमी लॉ जो 295C है बहुत ज़्यादा हुआ है और इसको मुख्तलिफ तरीकों के लिए अपने फवायद के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे और एक बात करेंगे कि हमारी सोसाइटीज के अंदर जो एक्सट्रीम है क्यों बढ़ता जा रहा है, हम क्यों हमारे अंदर से बर्दाश्त का जो मादा है वो कम हो रहा है और हम हर चीज के ऊपर, बेशक हम अपने रिलीजन की बात करते हैं तो कोई बात अगर कोई और कर लेता है तो यार उसको समझने की हमें जरूरत है। हो सकता है वो बात ठीक कर रहा हो, लेकिन हम क्योंकि उन चीजों पे एक जिसे कहते हैं कि ओवर रिएक्ट करते हैं तो शायद वो चीजें खराब होती हैं। इन सारी चीजों पे आज एक दफा फिर हमें ज्वाइन किया है आप सबके जाने माने और यकीन करें मेरे भी बहुत ज्यादा फेवरेट इंडियन चैनल्स पे तो मैं देखता रहता हूं उनको, लेकिन यहाँ पर मेरे यूट्यूब चैनल पे भी दूसरी उनके साथ मुलाकात है, रमनीक सिंह मान साहब। अगर मैंने नाम गलत लिया है तो मान साहब आप उसको रिकरेक्ट करवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि मैं स्पेलिंग ये है लेकिन यूं मेरा नाम बोला जाता है। तो अगर हमसे कोई गलती उसमें होती है तो मैं अपने सारे इंडियन दोस्तों को कहता हूं कि यार अगर ऐसा कोई होता है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपका नाम जो है उसी तरीके से लूं जिस तरह का नाम है, क्योंकि एक छोटी सी बात इसमें सर शामिल अगर कर दो आपकी इजाजत हो तो, सुचारिता के साथ जब मैं शुरू से शो करता था तो उसको मैं सुचित्रा कहता था। तो एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया, मुझे कहते फखर माय नेम इज सुचारिता। मैंने कहा ओके गॉट इट। वो दिन और आज का दिन तो मैं उनको कहता हूं कि नहीं, अब मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं पूरा और सही नाम लूं, लेकिन अगर फिर भी अगर कोई गलती होती है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। गलती की माफी चाहूंगा इन एडवांस। सर सबसे पहले तो आपको थैंक यू कहूंगा, वेलकम कहूंगा, पखैर रागले कहूंगा, नमस्कार कहूंगा एंड सत श्री अकाल कहूंगा। कैसे हैं? सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। और नाम आप बड़े करीब आ गए। मेरा नाम रमनीक सिंह मान है और जिसको आप ओके। सुचारिता कह रहे हैं उनका नाम सुचरिता है। तो थोड़ा सा हिंदी में लिखने में और अंग्रेजी में लिखने में फर्क रहता है। बहरहाल बहुत नजदीक हैं आप, बहुत नजदीक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, एक बात मतलब आपसे जो टॉपिक था ब्lasphemy के हवाले से, पाकिस्तान में इसके बहुत सारे केसेस आए और आपने यकीनन उसको मॉनिटर भी किया होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा उस हवाले से। लेकिन अभी रिसेंटली एक केस हुआ, हमारे एक एमएनए है आमिर लियाकत साहब, और आलिम ऑनलाइन के नाम से वो प्रोग्राम जियो टीवी पे क्या करते थे, बहुत लंबा अरसा चलता रहा। तो उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने जो एक दीवी की तस्वीर लगा के और उसके ऊपर मतलब कुछ ऐसे अल्फाज लिखे जो मेरे ख्याल में किसी भी रिलीजन को, वो कोई भी रिलीजन हो, वो हिंदू ना कोई भी रिलीजन हो, मेरे ख्याल में कोई उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और उससे खुश नहीं होगा बल्कि नाराज होगा। बीइंग ए मुस्लिम मैंने उसके ऊपर तो ट्विटर के ऊपर मैंने माफी मांगी कि यार हम इस तरह के अल्फाज और इस तरह की चीजों को अपनी सियासत के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो आपका रिस्पॉन्स चाहूंगा इसके ऊपर, फिर हम आगे बढ़ेंगे सर। मैं समझता हूं कि ये जो आपके मुल्क में जो 295C की बात आप कर रहे हैं, जी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट मिसयूज्ड प्रोविजंस ऑफ द पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड का। सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ कोई अगर कोई लॉ है या कोई एक्ट है या कोई प्रोविजन है तो वो 295C है। और ना सिर्फ अमूमन देखा गया है, बट ये एक गुंडागर्दी और एक दहशतगर्दी और एक इंटॉलरेंस को एक लीगल रूप इख्तियार कर रखा है। कहीं पे भी किसी को भी, और मैं आपके मुल्क की अगर बात करूं, आपके मुल्क के हवाले से, तो 295C में कन्विक्शन से बहुत पहले मर्डर हो जाता है अक्यूज्ड का।
और बाज दफा तो ऐसा हुआ है कि आपके मुल्क में कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी गई है साहब। बाज दफा ऐसा हुआ है कि कोर्ट रूम के अंदर गोली मारी है। और जो ऐसे कातिल हैं, जो ऐसे मर्डरर्स हैं, उनको जो सबसे जो डिस्टर्बिंग बात है कि सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसे लोगों को आपके कौम के लोग सिर पे बिठा देते हैं साहब कि तुमने बहुत शानदार काम किया। एक आदमी जिसका अभी ट्रायल चल रहा था, वो हो सकता है कि बरी भी होता कोर्ट से, पर उसको आपने कत्ल कर दिया। और बाज दफा जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, तो खैर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध बड़े मुख्तलिफ से रह गए हैं। मेरा ख्याल है कि आइंदा सालों में हो सकता है कि इमरान खान साहब या कोई और भी अगर वजीर आजम हो, तो वो फोन करके पर्सनली विश कर सकता है दिन त्योहार पे। इतने कम रह गए हैं आपके मुल्क के अंदर। तो उसका एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि ब्लास्फेमी में आपके जो प्रोविजंस हैं वो बड़े खतरनाक प्रोविजंस हैं, और लाइफ सेंटेंस और डेथ पेनल्टी और जाने क्या क्या उसके अंदर प्रोविजंस है। पर जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग चीज है फकर भाई, वो ये है कि बिफोर द कोर्ट कैन इवन कॉन्विक्ट, तो वो पब्लिक ट्रायल और पब्लिक असैसिनेशन किलिंग हो जाती है वहां पे। अब दूसरी बात, आपने जो आपके मुल्क के एक सियासतदान हैं, उनके आपने संदर्भ में बात करी कि किस प्रकार से उन्होंने हमारी एक देवी को लेके उन्होंने इस प्रकार की एक हरकत करी है। तो वो कहीं ना साहब आपके जो मुआशरे की एक मानसिकता, एक सोच है ना, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। कारण उसका ये है कि अगर आप भारत की बात करें, तो हमारे यहाँ जी एक मंत्र है, एक बात कही जाती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तत्र देवता। यानी कि जिस जगह नारी की पूजा होती है, यानी कि महिला की, औरत की पूजा की जाती है, जिस जगह यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता, की वहां देवताओं का, वहां भगवान का, वहां ईश्वर अल्लाह खुदा का वास होता है, वहीं पे रहते हैं। तो इस तरीके की चीज है। और जब भी कहीं कोई ऐसा रिलीजियस कोई ऐसा काम होता है, तो वहां पे गणेश जी की पूजा भी होती है। गणेश जी की पूजा के बाद कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जब हम लोग उस मुल्क से आते हैं जहां हमारे कल्चर में औरत की पूजा की जाती है, औरत को देवी का रूप माना गया है, और नमन किया जाता है, नमस्ते की जाती है, दोनों हाथ जोड़ के पूजा अर्चना की जाती है, प्रार्थना की जाती है। हमारे यहाँ तो जो छोटी बच्चियां होती हैं एक उम्र से कम की, उनको कंजकों में बिठाया जाता है, उनके पैरों को हाथ लगा के, उनके पैरों को धो के उनको पूजा जाता है, उनको उनकी पूजा की जाती है, बच्चियों की, लड़कियों की। वहीं दूसरी जानिब अगर हम पाकिस्तान का अगर हम हवाला लें, या आपके मुआशरे का खास तौर पे अगर हम बात करें, तो फीमेल आपके आपके कौम में ये, आप करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज ए इंस्ट्रूमेंट। और सच्चाई एक ये भी है फगर भाई कि हमारे जो जो हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर में डाइवोर्स और तलाक का कोई इक्विवेलेंट वर्ड नहीं है। और संस्कृत भाषा जो है जिससे हिंदी उपजी, वो प्राचीनतम भाषाओं में से है। तो हमारे यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है, हमारे कल्चर में ये कंसेप्ट नहीं है। और दूसरी जानिब आपके कल्चर में ये कंसेप्ट हैं। और मैरिज भी आपके यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट है एक किस्म का, और हमारे यहाँ पे से वेरी डिफरेंट थिंग। वो 7 फेरे लिए जाते हैं हिंदू कल्चर में, वो 7 जन्मों के लिए होते हैं। हमारे यहाँ हम 4 लावा लेते हैं और वो सदा के लिए होती हैं सब। तो मतलब हैरत तो होती है कि इतने अहमक और इतने बेवकूफ आपके यहाँ के एमएनए हैं या आपके सियासतदान हैं कि वो इस तरह की टुच्ची और घटिया हरकत कर सकते हैं सिर्फ एक राजनीतिक मंसूबे के लिए, यानी कि सियासी मंसूबे के लिए। वो मेरा ख्याल है कि वो नवाज शरीफ की जो बेटी है मरीम नवाज, उनको टारगेट कर रहे थे, और उनको टारगेट करते करते उन्होंने ये घटिया हरकत कर दी। बाद में ट्वीट डिलीट भी हुआ और माफी भी मांगी गई, बट लाइफ एज यूजुअल है। पर यही काम यदि मोहम्मद साहब का किसी ने वो कार्टून बनाया होता, तो यहां से फतवे निकल रहे होते, यहां से फतवे निकल रहे होते और कहते कि इस गुनाह की सजा क्या, धड़ से सिर जुदा, और तन तो से जुदा। हाँ, तन से जुदा। तो ये आपके यहाँ पे लेवल ऑफ टॉलरेंस तो ये है साहब। तो ये जो आपने मेरे से सवाल पूछा, मेरा ख्याल है कि आई पर्सनली फील फकर भाई, बिकॉज
मैं तो पाकिस्तान में रहता नहीं हूं, रहते तो आप हैं। तो ये जो एक घटिया सोच, एक नीच सोच का मुजाहरा अमूमन आपके मुल्क में होता है, आप उससे ज्यादा वाकिफ हैं बनिस्बत मेरे। जी। और मैं समझता हूं कि बेहतर किसी भी मुआशरे के लिए होगा कि जो आधी आबादी है, जिनको हम अपनी इज्जत मानते हैं निकाह से पहले, हमारी माएं, हमारी बहनें, हम्म। वो जब, और वही माँ, वही बहन या वही औरत जब बीवी का रूप इख्तियार करके किसी और के घर में जाती है, तो उसकी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए, बल्कि ज्यादा होनी चाहिए, कि वो अपना घर छोड़ के आपका घर बसाने आई है, और राइट। आपका जो खानदान है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसने अपना घर छोड़ा है। तो कहीं ना कहीं राइट। वो एक इज्जत होती है, पर उसका रूट कॉज ना, फगर भाई माफ करना, बट वो इस्लाम में ही है, उसका रूट कॉज भी, वो बीमारी की जड़ें भी इस्लाम में ही है। और जिस तरीके से हदीस के अंदर सजाएं मुकर्रर की गई हैं, जिस तरीके से अभी थोड़े दिन पहले आपके यहाँ पे एक डिबेट चल रहा था, वो 25,000 रुपए लड़की से लेंगे उसके टेस्ट के लिए। और मैं 1,500 साल की 1,500 साल की इस्लाम की तारीख में, अगर भाई, बड़ा अफसोस होता है कि एक लड़की जो रेप की विक्टिम है, जिसके साथ वो ज्यादती हुई, जिना हुआ है, उसको 4 इंडिपेंडेंस आई विटनेस खड़े करने पड़ेंगे, बियॉन्ड लॉजिक। अच्छा, एक एक चीज आपने दो बातें की। एक तो तलाक के हवाले से बात की। मुझे नहीं पता हिंदू रिलीजन में है कि नहीं, इस्लाम के अंदर है। और उसकी एक वजह मुझे जो नजर आती है, मैं उसको अलग से एक सोचता हूं कि एक इंसान है। बहुत दफा ऐसा होता है कि बहन भाइयों में भी मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मतलब मैं एग्री नहीं करूंगा। मियाँ बीवी में ये चीज हो सकती है। तो बजाय इसके कि सारी जिंदगी एक दूसरे की वो जिंदगी खराब कर ले, बजाय इससे बेहतर नहीं कि वो सेपरेट हो जाए। ऑन इस्लाम व्हाट से हम टर्म? साइड पे कर लेते हैं, इस्लाम से हम नहीं, साइड पे कर लेते हैं। देखिए, मैं दो दो चीजें हैं, इनको आपको दोनों दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा फकर भाई। एक तो नहीं, इस्लाम से अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि ये जो बात हो रही है पीपीसी के अंदर, देखिए, जब आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम्म। बने, तो उस वक्त आपने ये बात डिसाइड कर ली थी, आपने तस्लीम कर लिया था कि ये इस्लामिक रिवायतों के हिसाब से ये मुल्क चलेगा। हम्म। और बहुत सी जो पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर प्रोविजंस हैं, वो प्रेरित हैं इस्लाम से, नॉट वन बट मेनी, ब्लास्फेमी बीइंग वन ऑफ दोज। और मैं जैसे कि हमेशा कहता हूं ना, तालीम और तरबियत दोनों एक साथ चलनी चाहिए। तरबियत की कमी है एग्जैक्टली। आपके माशरे के अंदर बहुत ज्यादा, तालीम तो खैर बहुत ज्यादा ही कम है, बहुत ज्यादा कम है, बट तरबियत भी अगर अच्छी दी जाए ना, देखिए, मैं माफ करो, मैं मगर आपको दोबारा, तालीम कम नहीं है, तालीम की तो तालीम में उसमें सॉरी आपको कट कर रहा हूं, लेकिन तालीम में मुझे वो हमारे उधर खेतों पे एक औरत काम करती है, मुझे वो ज्यादा पसंद है। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन अगर आप कभी उनसे मिलेंगे तो आप यकीन करें कि हैरान हो जाते हैं। मैं सल्यूट करता हूं उस खातून मैं को कि इतनी जबरदस्त ग्रूम्ड वो औरत है। पूरा दिन वो हजरत, खेतों में काम करती है, लेकिन हजूर तालीम वाला, से नहीं होता, हजूर तरबियत। वाला, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। श्योर श्योर प्लीज। और मैं आपको ये बात बड़े वाजे तौर पे बताना चाहता हूं, और आप इस बात को समझ भी लीजिएगा, हम्म। कि जैसे आप कबीलाई लोग हैं बिल्कुल। अफगानिस्तान में, या नीचे आप केपीके में, या और जहां जी जी। कई सारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, जिनका अपना एक रिवायत है, एक यस। अपना ट्रेडिशन है। और मैं अगर आपको हिंदुस्तान के हवाले से बताऊं, तो केरला एक ऐसा एरिया है जहां पे जो सोसाइटी है वो महिला प्रधान है। हम्म। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे इंडिया में, वहां पे सोसाइटी में महिला प्रधान है। कई जगह तो ऐसी रिवायत है कि जहां शादी के बाद लड़का लड़की के घर आता है। तो आप, ये चीजें आपके लिए नहीं होंगी बेशक, बिल्कुल। बट मैं कहना ये चाह रहा था, तालीम और तरबियत से, देखिए, तालीम की कमी कहाँ है? तालीम की कमी आती है, एक बार जनरल नॉलेज का एक बार आप इवैल्यूएशन कर लेना, कि जो सड़क के ऊपर चलने वाले आज के नौजवान हैं, उनकी जनरल नॉलेज कहाँ खड़ी है। यस। और तालीम से तालीम से मैं आई वुड वांट टू स्ट्रेस ऑन दिस, कि यस। जो गलत तारीख, यानी कि इतिहास जो गलत पढ़ाया गया आपके मुल्क के अंदर, वो भी तालीम की कमी है। क्योंकि जैसे ही एक इंसान पाकिस्तान से बाहर निकलता है, वो अंडे से या कुएं से बाहर निकलता है, तो उसको मालूम चलता है कि बहुत सी चीजें गलत पढ़ाई गई हैं। हम्म। इतिहास को, तारीख को, आपके क्या है तालीम, तरबियत क्या है, आपके हीरोज कौन है, आपके रोल मॉडल्स कौन है। हम्म। आपका माशरा किन लोगों को अपना रोल मॉडल मान रहा है कि ऐसा बनना है हमने, आपने गौरी बनना, आपने गजनवी बनना, आपने औरंगजेब बनना है। हम्म। ये भी एक तरबियत का हिस्सा है मेरे भाई। और जो बात मैं कह रहा था
आप जिस बात पे स्ट्रेस दे रहे थे कि ये तलाक के हवाले से, जी जी पर तलाक किस कंडीशन पे मेरे भाई? 3 तलाक, 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 3 बार दबा और चलो भैया निकलो यहां से। कोई बेनिफिट्स नहीं, कुछ नहीं। बट देयर है। हैज टू बी नहीं, मैं बता रहा हूं साहब, हमारे जी जी हिंदुस्तान की नजर से अभी पिछले कुछ साल पहले, 2 साल पहले मोदी जी ने 3 तलाक की रिवायत हिंदुस्तान में खत्म करी, जिसको टूथ एंड नेल कंटेस्ट किया है ये हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। और उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की भी एक एग्जाम्पल दी गई है कि जब इस लॉ को पाकिस्तान के अंदर फॉलो नहीं किया जाता, ट्रिपल तलाक को, तो यहां क्यों? और जी एक प्रोविजन आपके मजहब में, माफ किया ना, क्योंकि ये हम थोड़ा थ्रेडबियर चलेंगे, ज्यादा डिटेल में चलेंगे, मेरा ख्याल है शायद आप भी नहीं चाहते थे इतना थ्रेडबियर जाना। बट मुत्ता निकाह की बात होती है कि एक मुत्ता निकाह है, ठीक है, एक एक लिमिट टाइम के लिए आप उसको लीगल शेप दे रहे हैं कि हाँ आप एक जगह जा रहे हैं साहब, आप अफोर्ड कर सकते हैं, और आप वहां जाके एक मुद्दत के लिए निकाह कर रहे हैं। हम्म देखिए, वो प्रोविजन है। उसके बाद कुछ इद्दत का वक्त होता है आपके। हम्म मैं क्यों, आप माफ करना, मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान जो कौम है, परवर्टेड कौम है, आप लोगों ने इन लॉज को, इन प्रोविजंस इन इस्लाम को बहुत सीरियसली ले लिया। ये अरब भी इतने सीरियसली नहीं लेते इन लॉज को जितना सीरियसली आप ले रहे हैं। अरब तो हो सकता है 2 बीवियां 3 बीवियां अफोर्ड कर सके, वो भी पहली और दूसरी और तीसरी बीवी लाने से पहले पहली बीवी की इजाजत लेनी पड़ती है। आपके यहाँ क्या रिवायत है? ही नहीं ऐसा मामला। यू ट्राई टू हम्म। फॉलो देम जिनको आप फॉलो नहीं कर सकते। आपके रोल मॉडल्स कुछ और है साहब। चलिए मैं उस इतनी इलेबोरेट बहस में नहीं जाता, बिकॉज वो बड़ा एक आपके लिए टची सा सब्जेक्ट हो जाएगा। मेरे लिए तो हो सकता है कि ये एकेडमिक सब्जेक्ट हो, पर आप कहीं टची फीली हो जाएंगे, इसलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। क्योंकि फिर इस बात को अच्छा। लेके फिर ये भी बात जाएगी, फिर ये भी बात जाएगी एक बहुत छोटी बच्ची से किसने निकाह किया था, और उस मैरिज को मुकम्मल कैसे किया गया, किस एज पे। और जहां पूरी दुनिया के अंदर ये एक रवायत है कि 18 इयर्स ऑफ एज शुड बी द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर अ गर्ल, और इस्लाम में वो है कि वो मेच्योरिटी यानी पुबर्टी के ऊपर वो कहते हैं कि साहब अब हम्म। निकाह किया जा सकता है। तो कई सारी डिस्क्रिपेंसीज हैं, अपन उसके अंदर नहीं घुसते। अपन जो आज का आपका टॉपिक है उसके ऊपर स्टिक करते हैं। अच्छा, आपने वो सही है। background नहीं नहीं, मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ पे बता दूं। बातें ये होती हैं, मैं मतलब जितना मुझे पता है, थोड़ा बहुत मुझे हिंदू रिलीजन का, मैं कहता हूँ यार जो वो करते हैं उनको करने दो। हाँ, जो वो चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी हिंदू रिलीजन में भी होती है कि हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि वो जस्टिफाइबल नहीं होती। इस्लाम के अंदर भी बहुत सारी चीजें, मैं क्योंकि सूफी सेक्ट को ज्यादा फॉलो करता हूं, तो मैंने उनको जब देखा है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने ये किया कि उन्होंने उन्होंने फोकस किया सूफी सेक्ट को। जब मतलब मैं जिनके पास भी मिला, जिनसे भी मैं मिला, वो कहते यार फोकस ऑन एजुकेशन। जो हमारी दुनिया की एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी में जाओ, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, फला बनो। बिलीव मी कि मैंने 10-15 साल मुझे हो गए कि मैं जाता हूँ, वो फोकस यही करते हैं कि यार आप अगर एजुकेशन में होंगे तो आप दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप किसी को, लेट सपोज आप अमेरिकन को जाके कहते, मैं कहता हूँ तबलीग करते हैं आप इस्लाम की, तो आप किस लैंग्वेज में करेंगे? उर्दू में करेंगे, पश्तो में करेंगे, किस में करेंगे? और वो आपकी बात सुनेंगे क्यों? ये असल में ये बहुत सारे मसाइल हैं। उसका सिर्फ मैं अगर मैं कहता हूं ना कि इस्लाम, तो सिर्फ इस्लाम नहीं, उसमें हम लोगों का बहुत बड़ा रोल है और हमारा बहुत गंदा रोल है उसके अंदर। सर एक बात हम कर रहे थे कि टॉलरेंस बिफोर हम यू नहीं। आस्क योर क्वेश्चन, आप अपना जी जी, सवाल पूछे। मैं सिर्फ एक लाइन आपसे कहना भी चाहूंगा, अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो बेहतर है। कोई मसला आपके नहीं। मुल्क का एक प्रोफेसर हमारे टीवी पे बहुत आता है साहब, और वो डॉक्टर कमर चीमा उसका नाम है। तो साहब, ये ऐसे अगर आपके टीचर होंगे, ऐसे अगर आपके प्रोफेसर होंगे, ऐसे अगर आपके मुल्क में डॉक्टर होंगे, तो एजुकेशन सिस्टम का ये तालीम और तरबियत कहां जा रही है? कहां जा रही है तालीम? कहां जा रही है मैं, तरबियत? मैं, कहां जा रही है तरबियत? ये तालीम आप हायर एजुकेशन के अंदर, ये पोस्ट देखिए ग्रेजुएशन, भाई ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चों को, ग्रेजुएशन के बच्चों को पढ़ा रहा है ये आदमी। आपके मुल्क का मुस्तकबिल, आपकी कौम का मुस्तकबिल, आपकी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल आपने उसके हाथ में दिया हुआ है, नहीं, रेड बुल के हाथ में। रेड बुल के हाथ असल में में, रखा आपने। पता है, पता है, मतलब मसला ये है कि मतलब उनका मसला पॉइंट। ये है
मसला ये है कि आपकी तालीम के अंदर भी क्वालिटी नहीं है, आपकी तरबियत के अंदर भी क्वालिटी नहीं है। माफ करना मेरे को, और कमर को मेरी तरफ से कहना कि रमनीक मान ने तुम्हारे को एक बार और जय हिंद बोला है। जय हिंद। नहीं, जय हिंद में भी कहते तो मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के तो मैं जय हिंद भी कह सकता हूँ, उसमें कोई वो कुछ तो ये कमी क्या नहीं है आती। यार, ये मतलब आप बताओ ना, आपके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स क्या है आपके मुल्क के? लेकिन मैं बताऊं, होता ये है कि पॉइंट ऑफ व्यू उनका, अब उनका आपके पॉइंट ऑफ पास व्यू जवाब है, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ। मैं दीजिए आप, मैं सुनना चाहता हूँ आपका जवाब। मैं उसके ऊपर इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि वो खुद है नहीं। अगर वो हमारे साथ बैठे होते तो ज्यादा ले लो बेहतर ले लो होता। और वो ले लो। ये नहीं, अभी तो पता नहीं क्योंकि मेरी बात उनसे नहीं हुई, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी वो मतलब किस वो उसमें होंगे, क्योंकि 10 बज रहे हैं यहाँ पर, तो मुझे नहीं पता। लेकिन किसी दिन मैं बिठाऊंगा, तो मैं इसलिए इस बात पे अच्छा, बात नहीं कोई करूंगा। 7 उसकी बजे के वजह बाद ये तो फिर 10 बजे के बाद। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है मेरे कहने का मतलब ये कि मैंने उसको उनको बताया नहीं है। शायद बता देता तो मैं भी कि वो आ जाते, लेकिन किसी ओहो, दिन हम ये इसके ऊपर ना उनके साथ जो आप जो डॉक्टर कमर चीमा साहब कहते हैं, वैसे वो सिर्फ कमर चीमा साहब लिखते हैं, तो उनके साथ एक डिबेट करेंगे, उनके साथ अच्छा एक डिबेट करेंगे, और आपकी और उनकी, क्योंकि उनके बिहाफ पे मैं अगर बात करूंगा तो वो गलत हो जाएगी ना। हम उनसे डायरेक्ट पूछेंगे कि सर, क्योंकि वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, मैंने मतलब 2 यूनिवर्सिटीज में मतलब एक यूनिवर्सिटी में तो मैं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो मैं वहां मिला उनसे, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते और दूसरी यूनिवर्सिटी जहां पे अभी वो है मेरे ख्याल में, क्योंकि मेरी कुछ दिन पहले बात हुई थी, तो कह रहे कि मैं वो दूसरी नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो वहां का मुझे नहीं पता, लेकिन वहां पे भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाते हैं, फिरते रहते हैं, एकेडमिया से उनका चलिए ताल्लुक आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। है। अच्छा, एक बात हम कर रहे थे एक्सट्रीमिज्म की। एक्सट्रीमिज्म हमारी सोसाइटीज के अंदर, आपने शुरू में मुझे कहा कि नहीं जी हमारी सोसाइटी में नहीं, आपकी सोसाइटी में, मैं ये भी कह देता हूं हमारी सोसाइटी में बहुत पुराना है, और मुझे अफसोस है कि खत्म नहीं हो रहा, अब पता नहीं कब खत्म होगा। लेकिन हिंदुस्तान की सोसाइटी में सर, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि कराची बेकरी के नाम से, हालांकि हिंदू मालिक है उसके, कोई मतलब मुसलमान मालिक नहीं है, या मुसलमान भी छोड़, कोई पाकिस्तानी नहीं है, जस्ट वो नाम था। मेरे इस्लामाबाद में यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेन इलाका है, पार्लियामेंट के बिल्कुल सामने है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, वहां डेली बिरयानी है। और आज से नहीं है, मेरे ख्याल जब से इस्लामाबाद बना है उसके फौरन बाद वो उनका आउटलेट खोला है। और यकीन करें, मेरा ऑफिस किसी जमाने में वहां हुआ करता था, तो मैं अगर डेली नहीं तो दूसरे तीसरे दिन मैं डेली बिरयानी से मंगवाया करता था, बहुत अच्छी थी, तो हमें पसंद है। कराची में बहुत सारे, मुंबई के नाम से बहुत सारे मतलब रेस्टोरेंट्स और ये चीजें खुली हुई हैं। अगर कल को पाकिस्तानी, क्योंकि पागलों की सर कमी नहीं है, यहाँ पर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा है, तो कल को उठे कि बुलेरिया पहुंचे और कहे कि यार ये दिल्ली नाम तो ये हिंदुस्तान का है, मोदी जी वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, और इसको आप बंद कर दें या इसका नाम तब्दील कर दें, ये चीजें हम क्यों कर रहे हैं? और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, आई एम सॉरी मतलब टू से, कि इसके साथ मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, कोई आम लोग नहीं है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं। इसका ब्लास्फेमी से क्या लेना देना है? सर ब्लास्फेमी नहीं है, एक्सट्रीमिज्म और ब्लास्फेमी हम दोनों को मिक्स करके यूज कर रहे होते हैं, ये इशू, लॉ अलग मैं है वो। आपको नहीं, जी जी प्लीज। मैं आपको कोरिलेशन जो इसमें नहीं बनता वो पहले बताता हूँ। जी जी प्लीज। देखिए फखर भाई, क्या है कि एक्सट्रीमिज्म आपके मुल्क में है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जी बिल्कुल सही। जिसको हम हिंदी में धार्मिक कट्टरपंथी बोलते हैं। जी जी। और आप जिस बात की बात कर रहे हैं वो हेट फॉर अ नेशन है, या किसी एक मुल्क के शहर के नाम से नफरत, वो भी एक सियासी जमात, जी जी। वो भी एक सियासी जमात। और मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी एक बार कहा है, मैं ये दोबारा दोहराना चाहता हूं कि गधों के श्योर। सिर पे सींग नहीं होते। आपके मुल्क में तो खूब गधे हैं, आपने बहरहाल चाइना खूब भेजे हैं, बट गधों के सिर पे सींग नहीं होते, हरकतों से पहचाने जाते हैं। जो बिल्कुल इंसान सही। की शक्ल में 2 टांग वाले गधे हैं ना, वो बहुत है। उनकी हरकतों से पहचाने जाते हैं। बिल्कुल सही। ये एक सियासी जमात है। महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर कराची बेकरी की दुकान है, कराची बेकरी की दुकान हैदराबाद में भी है, श्योर। कराची बेकरी की दुकान दिल्ली में भी है, कराची बेकरी की दुकान चंडीगढ़ में भी है। हमारे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कराची बेकरी की बहुत सी ब्रांचें हैं। यस। और पूरे मुल्क में एक ब्रांच के अंदर एक सियासी जमात ने एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए या रेलेवेंस शो करने के लिए उन्होंने एक हरकत करी।
आप मुझे मुंबई से बाहर एक शहर बता दीजिए, हैदराबाद, चंडीगढ़, दिल्ली, कलकत्ता, जहां कराची बेकरी के ऊपर इस तरीके की कोई बात आई हो। कराची बेकरी का एक बड़ा मशहूर बिस्किट है ओस्मानिया बिस्किट। उस्मानिया बिस्किट थोड़ा मीठा नमकीन खारा बिस्किट है, वो खूब बहुत शौक से खाता हूं मैं पहली दफा मैं जब हैदराबाद गया था, वहां मैंने चाय के साथ, वहां पे ईरानी चाय बहुत मशहूर है हैदराबाद की। ओह जबरदस्त तो जबरदस्त। ईरानी चाय और ओस्मानिया बिस्किट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मैं आज भी कहता हूं, मैं आई चेरिश इट। अभी भी मैं कहीं, अगर आप मुझे एक मिनट का समय दें, वक्त दें, मैं आपको डब्बा लगा के दिखा दूंगा, मेरे घर में कराची बेकरी का कोई ना कोई बिस्किट मौजूद होगा। नहीं, बहुत जबरदस्त बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। तो मैं सिर्फ मेरा जी जी कहने का प्लीज। जी सी मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके मुल्क के अंदर जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो स्टीरियोटिपिकल है। उसको हम ब्रॉडली डिफाइन कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत वाइड स्प्रेड है। यस पर हिंदुस्तान के अंदर जिस बात का आप उदाहरण दे रहे हैं या जो जी जी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, जी जी वो एक बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड केस है। 140 135 करोड़ की आवाम में एक शहर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा मुल्क है, उसके एक शहर में एक कोने में एक हरकत होती है, वो पूरे मुल्क को स्टीरियोटाइपिंग नहीं की जा सकती। यस एग्री। मैं सर इस बात को नहीं लेके बैठ रहा, क्योंकि मुझे कोई इसका ज्यादा शौक भी नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूं जो चीजें अच्छी हैं उसको मैं हूं इस फोरम पे बैठा हूं या किसी और फोरम पे बैठा हूं, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं, बहुत ज्यादा खुल के करता हूं। कोई उसमें मैं कंजूसी नहीं करता कि मैं कहूं कि नहीं जी हिंदुस्तान में तो ये चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन मैं कहूं नहीं यार अगर हिंदुस्तान है तो नहीं नहीं ये अच्छी नहीं कहनी इसको। कि अगर किसी और मुल्क में हो रही, तुर्की में हो रही, तो उसको कहना है क्योंकि उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर है, या चाइना में हो रही तो उनको मैं तारीफ करूंगा। ये बिल्कुल बिल्कुल ये चीज नहीं करनी। बल्कि ना, सर एक ऑन द जी जी प्लीज। ऑन द कॉन्ट्ररी फखर भाई, मैं ये महसूस करता हूं कि आप जितने भी पाकिस्तान की आवाम हैं, जी जी आप 2 जनरेशन पहले हिंदुस्तानी थे। यस एक पॉलिटिकल मोटिव के चलते, कुछ सियासतदानों की सोच के चलते इस मुल्क को सेकुलर लाइंस पे, मजहब के आधार पे इस मुल्क को बांटा गया। जो हमारे मुल्क की आजादी के परवाने थे, उन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया के लिए, एक जो जो उस वक्त का भारत था, उस वक्त का हिंदुस्तान था, उसकी आजादी के लिए जंग आजादी लड़ी। यस उनके तस्वुर में नहीं था कि हिंदुस्तान के 3 टुकड़े किए जाएंगे, इमेजिनेशन में नहीं था। तो आप जब चाइना की बात करते हैं तारीफ करने की, आप जब तुर्की की बात करते हैं तारीफ करने की, जब आप अरबों की बात तारीफ करने की करते हैं, तो मैं आपको एक बात बड़े वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद एक एक मुसलमान सनातनी मुस्लिम है। आपकी जड़ें सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं। आपने काटने की कोशिश करी, आपने एक अब्राहमिक रिलीजन, एक दूसरा एडॉप्टेड रिलीजन है आपका जो रिलीजन है, आपका कल्चर जो है, जो आप इस्लामिक रवायतों से चल रहे हैं, वो एक एडॉप्टेड कल्चर है। जो ओरिजिनल कल्चर आपके बाप दादाओं का या आपके पुरखों का था, वो एक सनातनी कल्चर है। इस बात को जितनी जल्दी तस्लीम कर लिया जाए, उतनी जल्दी कंफ्यूजन जो है पाकिस्तान के अंदर कम होएगा। खत्म तो करना बहुत मुश्किल है खैर, पर ये कंफ्यूजन कम होएगा। और इसके अंदर आई मीन नो हेट। और मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं तौहीन करने के तौर पे आपको कह रहा हूं, पर मैं सच बयां कर रहा हूं। इस सच से कोई भाग जाए, कोई मसला नहीं है, आप भागिए। सच से भागी तो रही है आपकी कौम इतने सालों से। अच्छा पर एक समवेयर 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 डाउन द हिस्ट्री लेन, हम्म, वो 400-500 साल पीछे जाएंगे ना कहीं तो सनातनी थे ना जी, आप लोग सब। हम्म, तो इसके अच्छा अंदर डिजाइन क्या है? एक चीज जो मैं समझने की कोशिश करना चाहता हूं वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, शुरू हुई 75 या 80s के बाद शुरू हुई और टिल नाउ चल रही है। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो वो भी तो हिंदुइज्म के ऊपर ज्यादा फोकस वो लोग हो रहे हैं, और उसके ऊपर जो आजकल चीजें हम देख रहे हैं, जिस तरह फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट आई कि ये चीजें कम हुई है, जो टॉलरेंस लेवल था वो कम हुआ है, बाकी चीजों की तरफ जाना शुरू है। क्यों, वजह क्या है? चले हम तो छोड़ दें, हम तो आपसे 75 साल या 74 साल पहले मतलब हम हिंदुस्तान का हिस्सा थे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
आप तो एक जिसे कहते हैं कि आप ये भी क्लेम करते हैं कि शायद 10,000 साल या इससे भी ज्यादा का एक पुराना सिस्टम है, क्यों दोबारा से ये चीजें हो रही हैं? मतलब हम भी ये कहते हैं कि यार रिलीजन को और मुल्क के बाकी मामलात को अलग रखा जाए, और मतलब हिंदुस्तान भी ये कहता रहा, लेकिन अब नजर आ रहा है कि वो अलग नहीं कर रहा बल्कि उसको मिक्स कर रहा है। देखिए फगर जी भाई, जो आपने फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट की बात करी है, जहां पे हिंदुस्तान को उस अमेरिकी एजेंसी ने डाउनग्रेड करके फ्रॉम फ्री टू पार्शियली फ्री कहा है, जी उसी की बात हो रही है, कोई और बात हो रही है? जी बिल्कुल सर, वही वही। हाँ। तो यार ये प्राइवेट इदारे हैं। कुछ समय पहले मैं एक दिन फखर के सॉरी मैं कमर के साथ बैठा था, कमर कहने लगा मुझे कि साहब वो यूरोपियन डिस इंफॉर्मेशन लैब, मैं कहा, यार ये प्राइवेट लैबें कुछ भी बनाती हैं और ये प्राइवेट इदारे कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी छापते हैं। हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको न्योता देता हूं, आप होटल में नहीं, मैं ठहराऊंगा आपको, आप सहित परिवार आइए, आप मेरे घर में ठहरिए, मैं आपको अपनी गाड़ी, अपना ड्राइवर देता हूं। आप हिंदुस्तान के अंदर कितनी मस्जिदें, कितने मसाजिद बने हैं 1947 से पहले की गिनती जी बिल्कुल। और आज 2021 की गिनती को कंपेयर कीजिएगा। आप कंपेयर कीजिएगा, जी आपको मालूम चलेगा कि ये क्या बात हो रही है। बात अगर आप करना चाहें तो 1830 ऐसे मंदिर और गुरुद्वारे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसको पाकिस्तान की रियासती जो सी आपकी इदारे हैं, जो आपके जो जो आपके इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, जी जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि ये शैम्बल्स में है, ये खंडरों में तब्दील हो गए हैं। एक दिन मैं आपको, आई हेट टू से दिस, बट रिपब्लिक के एक डिबेट के ऊपर आरजू ने कहा कि जब हमारे मुल्क में इतने सिख बचे ही नहीं हुए तो इतने गुरुद्वारों का हमने करना क्या है। लेवल ऑफ शेम, लेवल ऑफ शेम। और आपने मुझे एक बात, आपने इस डिबेट में, हमारी इस डिस्कशन के शुरू में कही कि आप जो सूफी रिवायतें हैं उनके अंदर आप विश्वास करते हैं, यकीन अकीदा रखते हैं कि एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। तो एग्जैक्टली। कश्मीर को रेडिकलाइज करने वाले कौन लोग हैं? हम्म। जिन लोगों ने इस्लाम को सूफियाना नजर से देख के कबूल किया, उनको आज अगर आप वहाबिज्म की तरफ लेके जा रहे हैं तो वो करने वाले कौन लोग हैं? इंडिया को आप कहते हैं कि फ्रॉम फ्री टू पार्शियली फ्री हो गया है, तो एक प्राइवेट इदारा किसी भी मुल्क का अगर कुछ कहता है तो मैं उसके ऊपर यकीन नहीं करता। जिस दिन यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अंदर ये बात वोटिंग के बाद और पोलिंग के बाद साबित हो जाएगी, जब इस दुनिया के जितने मुमालिक हैं वो ये कहेंगे कि हिंदुस्तान अब फ्री नहीं रहा, पार्शियली फ्री है, तो शायद मेरे को कहीं शर्म की बात हो। पर मेरे को फख्र है मेरे भाई इस बात का कि मेरे मुल्क से ज्यादा रिलीजियस फ्रीडम किसी मुल्क में नहीं है। आपके मुल्क में तो बिल्कुल नहीं है। हम ब्लास्फेमी लॉ की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे कुछ यस। एग्जिस्ट करता तो ना मेरे मुल्क पे हिंदुओं के अलावा कोई और धर्म जिंदा रहता और ना कोई प्रॉस्पर करता, और जितने मसाइदों की बात हो रही है इतने मसाइद भी ना होते। और मैं आपको एक बात बताऊं, हिंदुइज्म यानी जो सनातन धर्म की जो वो पेड़ है, जी जी। उस पेड़ में से कई अलग अलग शाखाएं, शाखा समझते हैं, ब्रांचेस, टहनियां निकली हैं। यस। जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो, सिखिज्म हो, और मुख्तलिफ ऐसे अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स हैं। हम लोग सब बहुत टॉलरेंट हैं, बहुत टॉलरेंट हैं। दूसरे मजहबों की तरफ, दूसरे बिलीफ सिस्टम्स की तरफ हम लोग बहुत टॉलरेंट हैं। और इनटॉलरेंस, माफ करना, इस्लाम में कितनी ज्यादा है आप मेरे से बेहतर जानते हैं। तो ये बात अगर आप मेरे को कहें फगर भाई कि किसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने अमेरिका की हिंदुस्तान को फ्री टू पार्टली फ्री कह दिया है, अरे मैं क्या, वो मैं ऐसा कोई गंदा वर्ड यूज नहीं करना चाहता, हमारे को फर्क नहीं पड़ता यार। खाक में मिलो असल तुम जाके, क्या करना, तुम्हारी तुम्हारी रेटिंग से तुम्हारे तक में नहीं चाहिए हमारे को। हमारे को फर्क नहीं पड़ता, हमारा मुल्क फ्री है। सही सही और सही, आपको लेकिन एक बड़ी जी दिलचस्प जी। बात और बताता हूं मैं। अब मेरे को पता नहीं है कि इस्लाम की नजर से पाकिस्तान में किस तरीके की बातें होती हैं। आप अजमेर शरीफ जाइए, आप विभिन्न अलग अलग है, बरेली शरीफ जाइए, आप कलियर शरीफ जाइए, ऐसी जितनी मुख्तलिफ दरगाहें हैं हिंदुस्तान के अंदर, उनके अंदर आपको मुसलमानों से ज्यादा हिंदू मिलेंगे। हमारा मुल्क अगर फिर भी फ्री टू पार्शियली फ्री है,
तो हमारे को ऐसी किसी रिकॉग्निशन की जरूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि अगर हिंदुस्तान में राम मंदिर बनने की बात होती है, उसके अंदर अगर पाकिस्तान में बैठे किसी को तकलीफ होती है तो लाख बार होए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इस मुल्क के अंदर इस बात को तस्लीम कर सकते हैं कि मसाजिद हैं और बहुत सारे हैं और बड़े हैं, और हमारे मुल्क के अंदर डाटा है, रिकॉर्ड है कि 1947 में मुस्लिम इज टू अदर्स की रेशो क्या थी। हालांकि ये डिस्कस करने की बात नहीं है, मेरे को करना नहीं चाहिए डिस्कस आपके साथ, क्योंकि मेरा मुल्क इतना फ्री मुल्क है। मैं 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करता हूं, मैं उनको डिवाइड करके देखना नहीं चाहता मुख्तलिफ मजहबों में। पर चूंकि ये सवाल आपने पूछा है, इसका जवाब ये है फखर भाई कि हमारे यहाँ पे एवरी रिलीजन हैज ग्रोन, और कन्वर्जन हमारे इंडिया में इतनी होती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसको अलाउ करता है। आपके मुल्क में कोई मुसलमान गैर मुसलमान हो जाए तो आप उसको कत्ल कर देंगे, आप उसको काफिर कहेंगे। आपके मुल्क में नॉन मुस्लिम की मुस्लिम से निकाह नहीं हो सकती, कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों में से एक को, तब वो निकाह वाजिब माना जाएगा। हमारे यहाँ पे स्पेशल मैरिज एक्ट है, हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं इस चीज को। तो वो बातें डिस्कस करने की नहीं है फकर भाई, बट लेकिन देखें अब रिलीजन, नहीं, एक चीज सर मैं आपसे डिसएग्री करूंगा इस पे। रिलीजन के अंदर अगर कोई चीज है, हिंदू धर्म के ऊपर अगर मैं कहूंगा कि यार उधर अगर निकाह का सिस्टम इस तरह होता है और इस्लाम में इस तरह का होता है, तो वो नहीं सर, मैं उस पे बिल्कुल नहीं होता। मैं मेरे को 10 सेकंड का रिबटल दीजिए प्लीज। श्योर। मेरे कहने की जो मुराद है ना, मेरे कहने की मुराद फकर भाई ये है कि हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सेप्टेबिलिटी इन चीजों के लिए, एग्जैक्टली तो आपके मुल्क में नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था। और जो आप बात कर रहे हैं, मैं दो चीजें उसमें ऐड कर दूं साथ उसके, वो ये है कि अगर हम किसी कंट्री की नेशनलिटी लेते हैं तो उसके लिए कोई मतलब प्रोसीजर होता है। अगर मैं हिंदुस्तान की नेशनलिटी लूंगा या आप किसी और मुल्क की लेंगे या मैं किसी यूरोपियन मुल्क में जाऊंगा, तो उसकी अपनी चीजें होती हैं। उसी तरीके से इस्लाम के अंदर भी उनके अपने फंडामेंटल्स हैं। वो बात हम उसका इस्तेमाल गलत करते हैं सर, मैं बिल्कुल ये मैं क्लियर कट कहता हूं कि हम उसका इस्तेमाल बहुत गलत करते हैं, अपने फायदे के लिए हम करते हैं। अगर फखर यूसुफजई को कहीं से फायदा हो रहा है तो वो इस्लाम का राग अलापेगा, अगर उसको फायदा नहीं हो रहा है तो उससे दूर हो जाएगा। मसला सिर्फ ये है, रिलीजन के अंदर हमने बहुत सारी चीजें गड़मट की हुई है। आप बात कर लें। मेरे मुल्क का आईन, मेरे देश की कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे फख्र है, मेरे को गर्व है इस बात का कि किसी को भी मजहब की नजर से नहीं देखता। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबॉडी। यस, बिल्कुल। और बहुत सी फॉरेन मिशनरीज हैं, बहुत सी फॉरेन ऐसी फंडेड या एडेड जमातें हैं जो हिंदुस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे कन्वर्जन्स का काम कर रही हैं, रिलीजियस कन्वर्जन्स का काम कर रही हैं। और वो क्यों कर पा रही हैं? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को अलाउ करता है। आपके मुल्क में कत्ल कर दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स आपके मुल्क में मैक्सिमम केसेस में, ब्लास्फेमी के केसेस में, मैक्सिमम केसेस में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होती हैं। ट्रायल खत्म होने से पहले कत्ल कर दिए जाते हैं। आपके मुल्क के अंदर ब्लास्फेमी लॉ को एक जिसे कहते हैं ना बदला लेने के लिए, टू गेट बैक टू समबडी, बिल्कुल सर, रंजिश और पर्सनल रिवेंज को पूरा करने के लिए वो किया जाता है। और एक नॉन मुस्लिम को यह साबित करने के लिए मरना पड़ता है कि मैंने ब्लास्फेमी कमिट नहीं की। एग्जैक्टली ठीक है साहब, ये हमारे मुल्क में ऐसा कोई लॉ ही एग्जिस्ट नहीं करता। ये वाली बात आप आईपीसी और 295 आईपीसी में अंतर यह है, 295 आईपीसी इज हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स। हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स इज नॉट अ ब्लास्फेमी लॉ, और उसके अंदर मौत की सजा या उम्र कैद की सजा नहीं है साहब। अच्छा, एक चीज जो मतलब आपने कही, बिल्कुल 295C का इस्तेमाल इंतहा का मतलब जितना भी हुआ है मोस्ट ऑफ द टाइम वो गलत हुआ है। सलमान तासीर साहब की हम बात कर लें, आसिया बीबी साहिबा की हम बात कर लें, या भी पेशावर में आपने बात की, तो कोर्ट के अंदर उस बंदे को कत्ल किया गया जो अहमदिया सेक्ट से उसका ताल्लुक था। तो उसको इसीलिए कि यार ये मतलब उसने जो भी किया हुआ था वो एक अलग बात है, वो अदालत को डिसाइड करना था। और उसको वाकई उस लड़का, एक छोटा सा लड़का था कोई 22-23 साल का, कहते हैं कि ये गाजी हो गया।
उसको फूलों के हार पहनाए गए। मैं इस बात से बिल्कुल मैं क्लियरली कहता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं कि यार ये चीज गलत है, गलत है, गलत है। बेशक इसको कोई रिलीजन के साथ उसको जोड़े, कोई इसको किसी और चीज के साथ जोड़े, पाकिस्तान के साथ जोड़े या किसी और चीज के साथ, वो गलत है और वो गलत रहेगी। थैंक यू वेरी मच रामनिक सिंह साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बातें और भी बहुत सारी हैं क्योंकि आप ट्रेवल करके आ रहे हैं और टाइम भी हमारा काफी हो चुका है। तो फिर किसी और टाइम आई होप सो कि इसके ऊपर बहुत सारी बातें होंगी और कोशिश करेंगे कि कमर चीमा साहब, जो डॉक्टर कमर चीमा साहब आप जिनका नाम आपने रखा हुआ है, अगर वो आते हैं तो उनको मैं कहूंगा कि रामनिक सिंह साहब ने आपको बुलाया हुआ है और वो कहा हुआ है मुझे स्पेशली कि उनके साथ कोई जो है वो डिबेट करेंगे। मेरे को बहुत लंबे वक्त से कमर भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक बार बैठने के लिए, और मेरे को बिल्कुल वक्त नहीं लग रहा। मैं इतना मसरूफ हूं इस वक्त कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और जरूर अगर आपके रिश्ते, अगर आपके माध्यम से एक बार बैठ के उनसे बात हो जाएगी। पर वो रिटोरिक बहुत ज्यादा करते हैं, वो प्रोपागैंडा बहुत ज्यादा करते हैं, प्रोपा भी करते हैं और वो गैंडा भी बहुत करते हैं। तो मेरे को जरा ना उनकी बातें कम समझ में आ रही है पिछले कुछ वक्त से। वो प्रोपागैंडा बहुत ज्यादा हो रहा है मेरे लिए ना। कोई मसला नहीं है। आप भी काफी नॉलेजेबल आदमी हैं माशाल्लाह से। मैं मतलब सुनता भी हूं आपको और टीवी चैनल्स पे भी, आपके टीवी चैनल्स पे हिंदुस्तान के, और मेरे साथ तो चले इत्तेफाक है कभी कभार बात होती रहती है। लेकिन नो डाउट मैं आपको सही बता दूं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारी बातें होती है। और जो हमने रिलीजन के हवाले से बातें की, सर मैं एक बात आपको बड़ी क्लियर कट बता दूं, मैं मुसलमान हूं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बहुत सारी चीजें बीइंग ए मुस्लिम जब हम गलत करते हैं सर, तो वो गलत होती हैं। मैं उसको कभी जस्टिफाई करने की कोशिश भी नहीं करता कि नहीं जी अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं कहूं नहीं इधर उधर की शुरू कर दूं, ये होना चाहिए। और बहुत सारी बातें आपकी, मैं कहता हूं 295C के हवाले से, ब्लेस्फेमी के हवाले से आपने मेरी दिल की बातें की हैं, जो मैं कहता हूं वो उससे भी आपने 2-3 कदम आगे और एक मैं क्लियर बात। आपसे एक मैं आपसे गुजारिश और करूंगा, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर आपकी सुनी जाती हैं, आप सहाफी हैं, लोग समझते हैं। मैं अगर आप अपने मजहब की कदर करते हैं तो इस्लाम इस बात को कहता है कि दूसरे के मजहब की भी कदर करनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो 1830, मैं सिर्फ इस्लाम के हवाले से बात कर रहा हूं, जो 1830 मंदिर और गुरुद्वारे आपके मुल्क के अंदर इस वक्त खराब हालत में कर रखे हैं, जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उनके ऊपर कोई अगर काम किया जाए तो मैं एक सलाम आपको पहले एडवांस में पेश करूंगा। और दूसरी बात, इनटॉलरेंस की इंतहा ना, मैं फकर भाई बिल्कुल ये आखिरी बात है, मैं इसके बाद नहीं कुछ कहना चाहूंगा। आपके जो मुल्क के क्या कहते हैं मादरे मिल्लत, जब उनको आप गद्दार कह सकते हैं, जो मौजूदा आप आजाद जम्मू कश्मीर जिसको आप कहते हैं, उसके जो मौजूदा आप तथाकथित जो प्राइम मिनिस्टर हैं, राजा हैदर वजीर साहब। आजम आजाद जम्मू कश्मीर, हालांकि ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो बना रखा है नोमेनक्लेचर, उनके ऊपर अगर आप सिडेशन की एफआईआर दर्ज कर सकते हैं तो एक मेजोरिटी का हिंदू, सिख, क्रिश्चियन या एक किसी और जो गैर मुसलमान है या जो मुसलमानों में भी जो सुन्नी नहीं है, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है और बहुत वाजे है, बहुत वाजे है। पर मैं फिर भी आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप ये ऐसी कोई आवाज उठा सकें जिससे कि वो 1830 जो हमारे मंदिर और गुरुद्वारे आपके मुल्क के अंदर जिनको तबाह और बर्बाद किया गया, उनके लिए अगर कुछ किया जा सके, तो मैं पहले सलाम पेश करता हूं भाई को। बहुत शुक्रिया। और रमनीक सिंह साहब, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, आपने आज ये बात कर दी, लेकिन मैं रेगुलर बेसिस पे हिंदू कम्युनिटी के मेरे दोस्त हैं पेशावर में, मैं उनसे, यकीन करें, मैं वक्तन फवक्तन रिपोर्ट लेता हूं। और स्पेशली अपने रिपोर्टर्स को, क्योंकि हमारा काफी बड़ा सेटअप है पेशावर में हमारे चैनल का, तो मैं बाकायदा उनको कहता हूं कि यार इस तरह के जितने भी गुरुद्वारे पेशावर सिटी के अंदर हैं, उनके ऊपर आप पैकेजेस चला लें। और वो पैकेजेस बाकायदा हम लोग उसको स्पेशली मतलब प्राइम टाइम में हम उसको चलाते हैं कि वो बात हुकूमत तक, और उसके ऊपर कुछ एक्शन भी सर हुए हैं। मैं मतलब ये तो नहीं दावा करता कि बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन कुछ परसेंट पे हुआ है और मुझे कम से कम खुशी है कि कुछ तो शुरू हुआ सर। मैं सिर्फ एक आखिरी बात, क्योंकि बात में से बात निकल आती है तो आगे बात जुड़ जाती है। आप हिंदुस्तान आइएगा, मैं आपको जामा मस्जिद दिल्ली ले जाऊंगा, मैं आपको जामा मस्जिद दिल्ली के दीदार करवा के लाऊंगा। जरूर जरूर अगर जरूर। आप इस्लामाबाद के अंदर मुझे उस जामा मस्जिद दिल्ली के साइज का सही। 10वें हिस्से का एक गुरुद्वारा या मंदिर दिखा देंगे ना साहब,
तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। इस पे हमारा मैं मुल्क फिर फ्री से भी ज्यादा फ्री है साहब, पार्शियली फ्री नहीं, हमारा मुल्क फ्री से भी ज्यादा फ्री है। सर मेरे मसाजिद के हवाले से मेरा मसाजिद के यकीन है। हवाले सर मसाजिद के हवाले से मैं हमेशा कहता हूं कि मसाजिद बहुत ज़्यादा हैं हिंदुस्तान के अंदर, शायद पाकिस्तान से ज़्यादा मस्जिदें हैं। असल बात ये होती है, मैं कहता हूं कि मस्जिद बनाने से ज़्यादा बेहतर है कि हम अच्छे इंसान बन जाएं। नमाज तो हमें नमाज हमारी गाड़ियों में पड़ी होती है, कहीं पे भी मोटरवे के क्या ऊपर। बात, मैं उस दिन आ रहा था, मेरे फादर मेरे साथ थे, हमने चादर बिछा क्या दी, बात, हमने उस पर नमाज पढ़ ली। मगरिब के टाइम हम इस्लामाबाद आ रहे थे वापस, तो वो क्या कोई बात, मसला नहीं। लेकिन असल क्या चीज बात। होती है हमें अच्छा इंसान बनना और दूसरे की रिस्पेक्ट करना। सिर्फ ये नहीं है कि हम कहें कि हम मुसलमान है तो हमारा रिलीजन सबसे ऊपर और बाकी के रिलीजन को हम मतलब डिग्रेड करें, उसको कोई बुरा भला कहें। मैं इस्लाम में कहीं एक पे मेरा ऐसा नहीं। आखिरी आपसे मशवरा है, आप बिल्कुल तुरंत प्रभाव से ना, इमीडिएटली आप पत्रकारिता, ये सहाफी जो है जर्नलिज्म छोड़ के आप प्रोफेसर बन जाइए किसी यूनिवर्सिटी के। सर मसला ये है कि प्रोफेसर तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन आपको पता है जो प्रोफेसर मेरी तरह का सोचते हैं वो बेचारे जो है ना, वो आपको पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। हमारे हफीज साहब अभी मुल्तान में, वो भी ब्लास्फेमी लॉ की वजह से पिछले 6 सालों से जेल में है। और हम बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं डॉन के और मेरे जैसे और बहुत सारे दोस्त हैं, हम कैंपेन चलाते रहते हैं उनके लिए वक्तन फवक्तन कि हफीज साहब को फ्री कर दें यार, उसने कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हाफिज किया साहब हुआ। का तो पूरा नाम लो। हफीज इकबाल है गालिबन, लेकिन मैं वो रीचेक करके मैं आपसे शेयर तो कर लूंगा शहीद सर। नहीं होना चाहिए। मैं तो उसके लिए तो हम मैं कह कोशिश रहा हूँ बहुत शहीद नहीं ज्यादा होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ शहीद नहीं होना चाहिए। अब बाकी नहीं हाफिज कोई भी हो। सैयद सर वो नहीं है, वो इंग्लिश के प्रोफेसर है, बड़ा जबरदस्त तगड़ा किस्म का आदमी है, लेकिन बदकिस्मती है हम लोगों की। और आपने फिर वही बातें कर दी। मैंने कहा बार बार हमें इस चीज पे शर्मिंदगी होती है कि हम एजुकेशन को अपने और अपने रिलीजन को और अपने मुल्क की बाकी चीजों को सतह पे नहीं लेके जा सके जहां पे दूसरी दुनिया कड़ी है। और मैं फिर यही कहूंगा कि एजुकेशन में हो या और बहुत सारे सेक्टर, हमें लर्न करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल अब थोड़ा थोड़ा करना शुरू हो गए कि हिंदुस्तान से नकल कर रहे हैं हम लोग। अगर करना शुरू कर दी तो मेरा ख्याल बेहतरी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू वेरी मच नमस्ते, फॉर सत श्री वॉचिंग अकाल, जय डिबेट। हिंद। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक